संजय सर, पहले तो बताइए, ये तेलुगु के ऊपर बुक लिखना है, ये ख्याल ही कब आपको आया? देखिए, ये स्कैम जो था साल 2003 में मैंने एक्सपोज किया था। और इस स्कैम को एक्सपोज करने के दौरान बहुत तरह के अलग अलग तरह के दबाव आए थे, प्रलोभन आए थे, थ्रेट आई थी। इनफैक्ट होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर से भी थ्रेट वगैरह मिली थी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला था। 2003 में 30,000 करोड़ का है, जब हम बात कर रहे थे, वो भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट था। और तब का 2003 का 30,000 करोड़ आज कम से कम 1.5 लाख करोड़ के बराबर उसकी वैल्यू होगी। तो इतने बड़े वॉल्यूम किसी भी पत्रकार के, इतना बड़ा स्कैम किसी भी पत्रकार के लिए बहुत कम उसके लाइफ में आता है। इनफैक्ट आप देखें तो भारत के इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में तकरीबन 4 या 5 ही घोटाले हैं जो शायद आपको याद होगा। बोफर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, तेलगी घोटाला, और शायद एक दो और घोटाले आपको याद होंगे। तो उस दौरान जब मैंने इसको एक्सपोज किया था तो मुझे लगा कि इसको किसी फॉर्मेट में या किसी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए। तब मैंने पूरी किताब लिखी थी, तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी। और ये वो दौर था जब गूगल नहीं था, जब व्हाट्सअप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे। तो पता ही नहीं था कि आगे जाके कभी इंटरनेट का इतना बड़ा जाल फैलेगा, डिजिटल क्रांति आएगी। मुझे सिर्फ किताब लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करना था कि आगे पत्रकारिता के जो स्टूडेंट है या आम लोगों को पता करे कि एक इस तरह का स्कैम हुआ था, किस तरह से स्कैम हुआ, इसमें किस तरह से बड़े बड़े सरकारी तंत्र और राजनीतिक तंत्र के लोग शामिल थे। तो मैंने एक किताब तब लिखी थी। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके एक दौर आएगा जब OTT नाम की चीज़ होगी, वेब सीरीज़ नाम की चीज़ होगी जिस पे दिखाया जाएगा। तो 2004 में एक किताब मैंने लिखी थी। फाइनली 20 साल बाद वो आके टेलीविज़न पे किसी फॉर्मेट के अंदर सामने आई है। सर, आपने जब स्कैम ओपन किया तभी, और अभी बुक लिखते वक्त, और अभी वेब सीरीज़ आते वक्त, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, अलग अलग तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि स्कैम के बारे में समझिए कि इस तरह का जो स्कैम होता है इतने बड़े वॉल्यूम का, ये इसका जियोग्राफिकल के एरिया पूरा भारत था। और इस तरह का स्कैम स्थानीय लेवल के लोकल पॉलिटिशियन, लोकल पुलिस वाले और लोकल अंडरवर्ल्ड की नेक्सस के बिना हो ही नहीं सकता था। तो लोकल लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक लोग शामिल थे। इनफैक्ट तब के गृह मंत्री LK अडवाणी ने चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिसमें कहा था कि तेलगी के संबंध दाऊद इब्राहिम गैंग से भी हैं। तो अंडरवर्ल्ड तक इसमें शामिल था। तो मुझे अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी आई। बड़े बड़े पुलिस वाले थे, तकरीबन 12 पुलिस वाले मेरी रिपोर्ट और मेरी एक्सपोजर की वजह से गिरफ्तार हुए थे। हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल हुई थी। 2 MLA थे, वो अरेस्ट हुए थे। बाहुबली, जो काफ़ी बहुत सारे राजनेता थे, वो इस वजह से तकलीफ में आए थे। तो काफ़ी पावरफुल लोग थे। तो बहुत अलग अलग तरह के दबाव, धमकी का मैंने सामना करना पड़ा। प्रलोभन भी, लालच भी दिया गया था उस दौरान में। लेकिन तमाम चीज़ को दरकिनार करते हुए उस तरह की एक पत्रकारिता और सही तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए। और मेरा भी है, जो देख रहे होंगे प्रोग्राम, उसको बताना है कि 2003 की पत्रकारिता को 2023 में हो रही पत्रकारिता की नज़र से और उसके मापदंड से मत देखिए। तब सचमुच पत्रकारिता होती थी और अलग तरह की पत्रकारिता होती है। आज क्या पत्रकारिता होती है या किस तरह की होती है, इसके बारे में दर्शक जो है वो भी इस बारे में जानता है। मुझे कई बार लगता है कि OTT पे जो रियल स्टोरीज आ रही हो और मौजूदा दौर की पत्रकारिता में OTT की प्रामाणिकता बहुत बार न्यूज़ की प्रामाणिकता कई सारे मामलों में ज़्यादा देखने में आती है। तो ये तमाम चीज़ों का था और ये सीरीज़ बन गई तो काफ़ी खुशी बात हुई। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीरीज़ पहला अटेम्प्ट नहीं था इस तेलगी स्कैम को पर्दे पे लाने का। 2003-4 के दौरान महेश भट्ट थे जिन्होंने पहली बार इसको टेलीविज़न पे लाने का या पर्दे पे लाने का प्रयास किया था। उन्होंने बाकायदा मेरी किताब पढ़ी थी, उसके लेके अनाउंसमेंट किया था, मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि पूजा भट्ट हैं वो इसका निर्देशन करेंगी। इरफान खान थे जो तेलगी का रोल करने वाले थे। मेरा जो कैरेक्टर था वो करने के लिए अजय देवगन और मनोज वाजपेयी के नाम पे उनकी चर्चा वगैरह चल रही थी। नीलेश मिश्रा इसका स्क्रीन प्ले लिखने वाले थे, लेकिन आगे जाके किसी वजह से बन नहीं पाई और फिर किताब लगभग डब्बे में थी, मैं ये कहूँगा। लेकिन आगे जाके एक दौर आता है, OTT की क्रांति होती है और एक किताब को ढूंढते हुए सोनी लीव वाले मेरे पास पहुँचे थे। उन्होंने पढ़ने के बाद कहा था कि हम इस पर एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। फिर अपलॉस के साथ में टाई अप हुआ और आपने देखा वॉल्यूम 1 आ चुका है। वॉल्यूम 2 का अब 3 नवंबर से उसका टेलीकास्ट होगा। और इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम नंबर 3 में मेरा जो किरदार है वो आएगा। वॉल्यूम 1 में अभी तक आपने देखा है कि किस तरह से तेलगी का राइज हुआ है, उसने कैसे शुरुआत की, कैसे उसने अपना एम्पायर बनाया है। लेकिन उसके बाद अब उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू होगा, जिसके अंदर जो किरदार है, मेरा किरदार है, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता है गोदान कुमार, वो प्ले कर रहे हैं। और उसमें बताया कि किस तरह से पत्रकार ने एक एक मेहनत करके चीज़ें ढूंढ के निकाली
और पूरा एक्सपोज किया, वो वॉल्यूम 2 में होगा। और एक अच्छा लगता है कि एक पत्रकार को भी इस लेवल का दर्जा और क्रेडिट मिलता है, जो मुझे लगता है जर्नलिज्म के बहुत सारे फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगा। जब एक पत्रकार लेखक बनता है तो क्या कुछ अपने आप में बदलाव लाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पत्रकार जब लेखक बनता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं होती कि उसकी लेखन कला, लेखन कौशल उसका कितना अच्छा है। सब पत्रकार जब लेखक बनता है तो उसका अनुभव कितना अच्छा है, और उसने जब जो घटनाएं हो रही थी इसके इर्द गिर्द हुई, या उसका जो अनुभव से उसने जो हासिल किया है वो किस तरीके से का चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट है, और वो उसको किस तरह से सूचीबद्ध और कलमबद्ध करता है। बहुत बार बहुत सिंपल सी प्लेन तरीके से भी लिखी गई, जरूरी बात नहीं कि आप बहुत ही हैवी ड्यूटी वर्ड्स का, वोकैबलरी का प्रदर्शन करें, वाक्य विन्यास बनाए, बहुत ही काव्यात्मक तरीके से लिखे नहीं। बहुत बार प्लेन तरीके से भी परोसी गई वो चीज़ होती है, लेकिन वो असल में वो कहानी अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, इतनी सनसनीखेज होती है कि जब वो प्लेन साथ भी परोसी जाती तब भी है ना वो लोगों को पसंद आती है। तो अब उनका अपना अनुभव किस तरीके से है, उन्होंने खुद क्या कंट्रीब्यूशन किया, और उसको उनको कलमबद्ध करना चाहिए। मुझे लगता है कि ओटीटी का जो पीरियड है बहुत सारे पत्रकारों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है, खासकर खोजी क्राइम के पत्रकारों के लिए, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी डिमांड है ओटीटी और बॉलीवुड में रियल लेवल की कहानी की। मेरे पास बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं। तेलगी के अलावा 3 और मेरी किताबें हैं जिस पे ओटीटी निर्माणाधीन है। एक मैंने किताब लिखी थी चर्चित शीना बोरा हत्याकांड पर लिखी हुई है, उस पर एक वेब सीरीज़ बन रही है। उसके बाद देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाद जो विस्फोटक बड़ी गाड़ी मिली थी उस पर एक किताब लिखी है, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म CIU, उस पर एक वेब सीरीज़ बन रही है। और 1978 के बहुत दुर्दांत हत्यारे थे रंगा बिल्ला, उस पर मैंने किताब लिखी है, उस पर भी एक वेब सीरीज़ बन रही है। तो ये कुल मिला के 3 और अभी निर्माणाधीन है। तो ये पत्रकारों के लिए है कि उनके व्यक्तिगत अनुभव वो लोग कितने अच्छे से लाए, बिकॉज ओटीटी के अंदर काफ़ी डिमांड है असली कहानी की, रियल कहानी की बहुत ज़्यादा इन दिनों डिमांड चल रही है। मुझे लगता है कि बाकी पत्रकारों को इसमें आना चाहिए, और जितने हमेशा कहा जाता है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, सत्य कल्पना से भी परे होता है, और ये दौर ओटीटी इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है पत्रकारों को इसमें भारी तौर पे आना चाहिए। जब आपने एक्चुअल लाइव में तेलगी का स्कैम कवर किया था, रिपोर्टाज किया था, और अभी फिल्म में जब मतलब ओटीटी पे आ रही है वो उसकी स्टोरी, तो क्या कुछ आपको ओमिट करना पड़ा, ऐसे कुछ है? देखिए, 2 चीज़ें होती है। किताब जो मेरी थी उसका अपडेटेड एडिशन आया हुआ है, तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषा में आया। हार्पर कॉलिंस ने इसको प्रकाशित किया और मेहता पब्लिकेशन ने मराठी में प्रकाशित किया है। तो किताब के अंदर रियल फैक्ट और हर चीज़ को हमने वैसे ही रखा हुआ है जो ओरिजिनल में हुआ था, जो मैंने लिखा था और भगा था। अब जहाँ पे बात आती है ओटीटी की, तो ओटीटी के अंदर एक क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। इसके पीछे पर्पज़ होता है कि देखिए किताब में फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि किताब का पढ़ने का एक जो पाठक वर्ग होता है वो अलग तरीके का होता है, और किताब मोस्टली फैक्ट को रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादातर। ओटीटी के अंदर ये होता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से जो चीज़ है वो बताना होता है, क्योंकि लार्जर मास तक, लार्जर ऑडियंस तक वो पहुंचती है। तो इसके लिए बहुत बार एक क्रिएटिव लिबर्टी सी ली जाती है, तो हर तरह की इसमें ली जाती है, इसमें भी ली गई है। लेकिन कहीं भी जो फैक्ट है उससे खिलवाड़ एक्चुअली में इस मामले में नहीं हुआ है, जो बहुत ही क्रूशियल तरीके से उन्होंने बनाया है। और डेफिनेटली उसका पहला वॉल्यूम था स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी का, बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ है, ज़बरदस्त उसको रिस्पांस मिला है। लोग काफ़ी अगर है कि अब सेकंड में क्या होगा, कैसे तेलगी का डाउनफॉल आएगा, कैसे वो रिपोर्टर है वो आके करता है। और असल में मेरी कहानी जो किताब भी है वो इसी बारे में है कि रिपोर्टर जो है वो किस तरह से आता है और एक एक करके परत दर परत हर चीज़ों को खोलते जाता है, और यही लगभग उसके अंदर भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब आप वास्तवदर्शी कहानी, अभी आपकी 2 आने वाली किताबें भी वास्तवदर्शी, अभी तेलगी भी वास्तवदर्शी, तो एज एन राइटर, एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, क्या कुछ बातें आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, मेन चीज़ है कि जब ये घटना हो रही थी, जिस दौर में भी, जिस साल में भी, उस वक्त मैं क्या कर रहा था, क्या उसमें मैं फिजिकली इन्वॉल्व था किसी भी तौर पे एज अ रिपोर्टर या नहीं वगैरह, वो सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि आगे जाके काल होता है कि आप गूगल करके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और आज का दौर है कि AI से भी आप बहुत सारी स्टोरीज लिख सकते हैं, लेकिन आपने जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट हैंड आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपने फील किया हुआ है, वो कोई भी गूगल और कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आपको लिख कर नहीं दे सकता है। बहुत सारी पर्दे के पीछे की कहानियाँ होती है जो शायद हम पत्रकारिता करते हैं तो उसको दिखा नहीं पाते हैं, जिसके लिए हमें किताब में स्कोप मिलता है, बिकॉज
पत्रकारिता में एक टाइम का कंस्टेंट होता है या स्पेस का भी कंस्टेंट होता है कि भाई इतने पेज वर्ड में ही लिखनी चाहिए या इतने ही मिनट की न्यूज़ की स्टोरी बन सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है। लेकिन अगर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है उसको बताना होता है। और एक लंबे तौर पर मैं कहूँ कि अगर पत्रकारिता इतिहास का जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास अगर कहूँगा, तो जो किताब होती है वो हिस्ट्री का पहला रफ ड्राफ्ट होती है कि इतिहास में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो आमतौर पे मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, मेरी लोकस स्टैंडी क्या थी, किस तरह से मैंने किया था, और अपने अनुभव से पत्रकार की नज़र से, पत्रकार के लेंस से वो जो पूरी खबर है उसको मैं देखता हूँ और उसको उतारता हूँ, और जो फैक्ट वगैरह होते हैं उसको यथा वस्तु जैसा होता है वैसा ही बना के रखने का मेरा सबसे बड़ा प्रयत्न होता है। भाषा मात्रा की बहुत बार गलती वगैरह होती है, वाक्य विन्यास की भी हो जाती है, बट अगेन वहाँ पे एडिटर या प्रूफ रीडर का काम आता है जो उसको करेक्ट करता है। लेकिन जो मेरा अनुभव है या जो मुझे सोच है वो मुझे रिफ्लेक्ट करना जरूरी होता है किसी भी पत्रकार को, जो मैंने इस किताब के अंदर तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी है उसमें किया हुआ है। आप और कोई चंद पत्रकार है जिन्होंने बहुत डैशिंग तरीके से जो एक काली कहानी को मतलब लिखा है किताब के तौर पे, या तो उनकी भी कुछ एक फिल्में भी बनी हैं, तो ये जो डैशिंगनेस है, जो डैशिंग पना के लिए जो एक जिगरा चाहिए, कैसे सोच होती है आपको ये? देखिए, दरअसल में आप जब पत्रकारिता करते हैं तो सिर्फ कमाई, नौकरी या पैसे कमाने के लिए सिर्फ नहीं करते हैं, आप कुछ वैल्यूज़ लेकर आते हैं, एटलीस्ट उस दौर में लेकर आते थे, और आपके समाज के प्रति किसी न किसी तरह का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी बनती है, और यही जो चीज़ होती है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक इंटरेस्टिंग है, किताब में मैंने लिखा हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी छगन भुजबल, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की थी, जहाँ पे मैंने उनको एक सवाल पूछा था, और हरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो चप्पल उतार के मारूंगा। उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर उस वक्त उनके 50 से ज़्यादा समर्थक भरे हुए थे, कैमरों के सामने उन्होंने किया था। डेफिनेटली ऐसे वक्त आपको डर लगता है, मुझे भी डर लगा था, किसी भी व्यक्ति को डर लगता है। हाँ, बाद में आप उस डर से उबरते कैसे हो, तमाम जो खेल होता है, तमाम बात होता है उस तरह का। पत्रकार, रियल लाइफ का पत्रकार आमतौर पर फिल्मी पत्रकार होता है, उससे अलग होता है, और वो उसी सोसाइटी से आता है जहाँ से आपके करप्ट नेता भी आते हैं, करप्ट पुलिस वाले भी आते हैं, करप्ट टीचर्स भी आते हैं, मेडिकल वाले भी आते हैं। वो सोसाइटी से अलग नहीं, वो आसमान से नहीं टपकता है, तो उसकी अपनी बहुत सारी मजबूरियां वो लेकर भी चलता है, तो डर उसे भी लगता है, लेकिन उसके बाद भी उसको उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, पत्रकारिता के वैल्यूज़ होते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं इस बात पे टिका के रखते हैं कि भाई जो भी हो जाएगा इसको आगे बढ़ना। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नए पत्रकार, उनको भी पता है कि इस तरह के दबाव जो होंगे, थ्रेट होंगे, दबाव होंगे, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पत्रकारिता की लाइफ है, तो उससे विचलित ना हो। ये कभी ना कभी इस दौर का संघर्ष आएगा, और अगर आप सही रास्ते पर रहेंगे तो इसको पार जरूर कर पाएंगे। आखिरी में जानना चाहूँगी सर, मतलब आपने जब किताब लिखी तो सोचा था कि दर्शक उससे पसंद कर पाएंगे, लेकिन आपकी जो फेटर्निटी है, जो पत्रकार है, जो लेखक है, उन्होंने किस तरह से इस किताब को और सीरीज़ को एक्सेप्ट किया? हाँ, देखिए, जब मैंने किताब लिखी थी तब तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि जब पहला एडिशन लिखा था कि एक ज़माना आएगा जब OTT होगा और वेब सीरीज़ होगा। अब उसका मैंने अपडेटेड वर्जन भी जो लिखा है, जो पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा बड़ा भी है, ज़्यादा सनसनीखेज भी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। तो मेरी अपनी पैटर्निटी थी, पत्रकारों की पैटर्निटी थी, उसने तो काफ़ी अच्छे से रिएक्ट किया, काफ़ी ढंग से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, और उस दौर में भी साथ में खड़े थे, इस दौर में भी जो पत्रकार है वो साथ में खड़े रहे। उसके बाद में हम बात करें साहित्य की, और खासकर हिंदी साहित्य वालों में, तो हिंदी साहित्य के में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शायद क्राइम, अपराध और खोजी पत्रकारिता, इस टाइप की चीज़ों को शायद मूल धारा का साहित्य मानता ही नहीं है, और वो बहुत बड़ा शुद्धतावादी वर्ग होता है, तो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस वगैरह नहीं मिला है। लेकिन मैं पहला नहीं हूँ, इसके पहले गुलशन नंदा बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनकी किताबों पे फिल्में बनती थी, लेकिन उनको मुख्य धारा के साहित्य से बाहर रखा गया था। सुरेंद्र मोहन पाठक भारत के वन ऑफ द सबसे बड़े मिस्ट्री या क्राइम राइटर हैं जो हिंदी में लिखते थे, उनके साथ भी मुख्य धारा के साहित्य से उन्हें लंबे तौर पर बाहर रखा गया। लेकिन जो हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है उसको भी अभी सोचना पड़ेगा कि जो साहित्य का मतलब होता है समाज का दर्पण, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों को साथ में रखना लेना पड़ता। पत्रकारिता भी साहित्य का ही हिस्सा होती है, और जो पत्रकार लिखता है उसको भी साहित्य का दर्जा उतना ही मिलना चाहिए। सर, आप मतलब अभी मैं रोक नहीं पा रही हूँ, आपसे पूछूं कि सर आपके आदर्श कौन है, लिखावट में, जर्नलिज्म में, और क्राइम के एक्चुअल रिपोर्टाज में? देखिए, सच बताऊं तो कोई फिक्स एक्चुअली में
इसमें नहीं है। कोई व्यक्ति का नाम एक्चुअली दिमाग में मेरे है भी नहीं कि जिसको मैंने फॉलो किया होगा कि किस तरह से क्राइम की मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए या किस तरह का। बिकॉज अब बताइए कि तेलगी जैसे स्कैम हुए कितने हैं और कितने लोगों ने वैसा एक्सपोज किया हुआ है कि जिनको मैं फॉलो करूं। जिनके जो टॉप 2 या 3 स्कैम उसमें तेलगी लेवल का स्कैम होता है। आपको खुद से ही बहुत हद तक इंस्पायर एक्चुअली में होना पड़ता है। और जहाँ तक राइटर्स की बात करूँ, लोकप्रिय लेखक जिनको मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक हैं जो इंडिया के वन ऑफ द वेल नोन क्राइम और मिस्ट्री राइटर्स हैं। साथ ही साहित्य की बात करूँ तो प्रेमचंद जो हैं वो पुराने दौर के उसमें भी है। बट मैं हर तरह का जो साहित्य वो पढ़ता हूँ। हमारे मराठी में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं। मैं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषा में पढ़ लेता हूँ। तो मल्टीपल लोग हैं जिनको एक्चुअली में मैं फॉलो करता हूँ। तो अभी आप लेखक ही बनेंगे, आपने जर्नलिज्म छोड़ दिया? नहीं, देखिए, लेखक और जर्नलिज्म दोनों होना साथ में भी चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने पहली किताब का जो फर्स्ट वर्जन लिखा था, इस किताब का जो अभी अपडेटेड वर्जन मार्केट में आया है, उसके बाद में 2004 में लिखा था और उसके बाद भी मैं आने वाले 18 साल तक पत्रकारिता लगातार करता ही रहा था। तो ये दोनों चीज़ें साथ में रहती है। तो मेरी पत्रकारिता भी जारी रहेगी, मेरा जो लेखन है वो भी जारी रहेगा और दोनों के बीच में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। तो मेरी पत्रकारिता मुझसे कभी नहीं छूटने वाली है। आखिर में, बिल्कुल आखिर में, कि मतलब जो जर्नलिज्म है अभी वो इतना डैशिंग नहीं रहा, उसमें डर है, उसमें फ्लो है, वन साइडेडनेस है। तो इस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में जो हुआ है ना, उसमें पत्रकारिता में भयंकर इरोजन आया हुआ है। आप टीवी आज ओपन भी करते हैं तो आपको चीखते चिल्लाते एंकर दिख जाएंगे या लोग दिखेंगे इस तरफ बैठा हुआ है। न्यूट्रल ग्राउंड है वो खत्म हो चुका है। पत्रकारिता में एक न्यूट्रलिटी नाम की चीज हुआ करती थी, वो न्यूट्रल ग्राउंड खत्म हो चुका है। इधर आप इस पाले में बैठे हों या आप उस पाले में बैठे हुए। तो ये बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल स्पेस में, मुख्य धारा में बहुत कम, लेकिन डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा पैमाने पे बहुत अच्छी और न्यूट्रल पत्रकारिता हो रही है। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी है कि अब लोगों को पत्रकारिता करने के लिए कोई बड़े न्यूज़पेपर में या बड़े टेलीविज़न चैनल में जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता सही है तो इंडिविजुअल लोग भी अपने लेवल पे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पत्रकारिता कर लेते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है डिजिटल स्पेस में बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है। मुख्य धारा का स्पेस है, संक्रमण का दौर है, पिछले 10 साल से मैं आपको कहूँगा ये है। एरोजन नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आई थिंक कि देर सवेर से लोग रियलाइज करेंगे एंड दे विल कम टू द रियल एंड कोर वैल्यू ऑफ द जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।